निधि और मयंक की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। निधि की एक ननद थी प्रिया, जिसके लिए अचानक एक अच्छे घर का रिश्ता मिल जाता है और वो बिना देरी किए प्रिया का रिश्ता निखिल के साथ पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी तय कर देते हैं। बहू, तू अब अपनी कमर कस ले। तेरे ससुराल की ये पहली शादी है। अपने गांव से सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। कुछ तो तेरी शादी के वक्त आ नहीं पाए थे, फसल कटाई का समय जो था, लेकिन इस बार प्रिया की शादी में वो सब के सब आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी ननद की शादी में धूम मचा दूंगी। और रही मेहमानों की बात, तो उनके आने से ही तो घर में रौनक होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब प्रिया की शादी को कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अपनी ननद की शादी को लेकर घर की बहू भी बड़ी खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी। सारे के सारे रिश्तेदार कानपुर से ट्रक में लोड होकर निधि की ननद प्रिया की शादी में दिल्ली पहुंच गए थे। शादी में अभी 5 दिन बाकी थे और सभी रिश्तेदार अभी से मेहमान बनकर उनके घर आ गए थे। अब निधि सुबह से शाम तक काम में ही व्यस्त रहती, तो उसे 2 मिनट तक बैठने की फुर्सत नहीं थी। सारा दिन काम से चकनाचूर होकर बेचारी बहू थकी हारी अपने कमरे में आती है, जहाँ का नजारा देखकर तो वो हैरान रह जाती है। हे राम, ये क्या है? मामा मामी उनके बच्चे मेरे बिस्तर पर और ये ताई ताई उनके बच्चे नीचे फर्श पर, और ये क्या, ये काका काकी सब उस तरफ। अब मैं कहाँ सोऊंगी? सारा दिन काम करके आओ और फिर भी सोने की जगह तक नसीब नहीं हो रही। उफ, न जाने कब मुझे आराम करने को मिलेगा। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है, घर में कोई कोना खाली नहीं है जहाँ आराम कर लूं। फिर अगली सुबह जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, तभी ताई जी की नजर निधि पर पड़ती है। आ गई बहू तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जाकर हम सबके लिए चाय बनाकर तो ले आ। जी जी ताई जी। निधि रसोई में जाकर बड़े से पतीले में चाय बनाने रख देती है, जैसे कि मानो बहू नहीं बल्कि हलवाई है। उफ, कौन कहेगा मुझको देखकर कि मैं इस घर की बहू, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई है। किसी हलवाई की जैसे चाय उबालते हुए निधि खुद से बातें कर रही थी। तभी बाहर के हॉल से बुआ जी की आवाज आती है। अरे सुनो नई बहू, चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े भी बना लेना। सूखे सूखे चाय पीने में थोड़ी ना मजा आएगा। जी जी बुआ जी। पता नहीं कैसे मेहमान है, जरा सी भी समझदारी नहीं है। कल एक तो रात को 12 बजे सोने को मिला और सुबह के 5 बजे उठकर किचन में भिड़ा दिया। खैर निधि, अब तू कर भी क्या सकती है? आखिर है तो तू इस घर की बहू ही। अब रोकर या हंसकर करना तो मुझे ही है। कुछ देर बाद निधि चाय पकौड़े बनाकर मेहमानों में परोसती है। तभी बूढ़ी दादी सास घूंघट के पीछे चिल्ला पड़ती हैं। अरे बहुरिया, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुमको? घूंघट क्यों नहीं लिया है? अरे सरला, तू कुछ सिखाती क्यों नहीं अपनी बहू को? देख तो कैसे बिना पल्लू के हम सबके सामने घूम रही है। बहू, तुझे कहा था ना मेहमानों के सामने पल्लू में रही हो। वो जैसे ही वापस हॉल में आती है तो रिश्तेदारों के बच्चे हॉल में घुसकर उधम मचाने लगते हैं और सोफे के कवर और डेकोरेशन का सब सामान चारों ओर बिखेर देते हैं। ये सब देख निधि अपना सिर पीट लेती है। इतने में निधि का पति मयंक वहाँ आता है। वैसे कुछ भी कहो, रिश्तेदारों के आने से शादी वाले घर में रौनक आती है। देखो ना, अब बच्चों से कितनी रौनक हो गई है। निधि मन ही मन सोचती है, हाँ ये तो कोई मेरे मन से पूछे। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह बस पिसते रहो, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है। इससे तो अच्छा होता ननद जी की शादी मेरी शादी से पहले ही हो जाती, तो ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। लगभग 5 दिन पहले घर में रुके रिश्तेदारों की सेवा पानी में निधि की सुबह शाम गुजर जाती है। कोई निधि की चप्पल ले जाता तो कोई उसका मेकअप बैग खोलकर उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल करने लग जाता। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? निधि सारे घर में अपनी चप्पल ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं चप्पल नहीं मिलती। कुछ देर बाद मासी सास अपने पैरों में उसकी चप्पल पहनकर देखती है। ये वाली चप्पल मेरे पैरों में कितनी अच्छी लग रही है ना। ए सरला, तू अपनी बहू को बोल, वो अपने लिए नई चप्पल ले लेगी, इसे मैं रख रही हूँ। हाँ, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। वैसे भी अपनी शादी पर वो 3 जोड़ी लेकर आई थी, उनमें से कोई पहन लेगी। अब मासी सास बिना पूछे उसकी वो चप्पल रख लेती हैं। मेरी मती मारी गई थी जो इतने बड़े कुंभ में ब्याह कर आ गई। ऐसे ही हल्दी वाला दिन भी आ जाता है। बहू, शादी की हल्दी और मेहंदी सिलबट्टे पर ही पीसना। फिर वो हल्दी मेहंदी पीस कर लाती है। सभी रिश्तेदार हल्दी की रस्म करते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? शादी के बाद ये ससुराल में मेरी पहली शादी थी। सोचा था खूब एंजॉय करूंगी, पार्लर जाऊंगी, फेशियल कराऊंगी, मसाज कराऊंगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी काम से फुर्सत ही नहीं है। सारा दिन बस बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। तभी मामी सास की बाहर से आवाज आती है। बहू, मेरे कपड़ों को प्रेस तो कर दे। अपनी पत्नी का दुख देख मयंक अपनी माँ के पास जाता है। माँ, निधि की उसके ससुराल में ये पहली शादी है
और वो बेचारी अकेली सारे रिश्तेदारों की खातिरदारी, सबकी डिमांड्स पूरी करती है, सबके लिए खाना बनाना वो सब अकेली कर रही है। कम से कम उसकी खुशियों के बारे में तो सोचो। ऊपर से इतनी गर्मी में वो भी इंसान है, कुछ तो उसके बारे में सोचिए। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। तू फिक्र मत कर, मैं आज ही हलवाई और काम वाली लगवा लेती हूँ ताकि तू भी ये शादी एंजॉय कर सके। थैंक यू माँ जी। इससे अब निधि भी शादी की रस्म में अच्छे से एंजॉय कर पाती है, साथ ही अपनी ननद की शादी में खूब धूम मचाती है। रामपुर मोहल्ले में एक बड़े से घर से सुबह 4 बजे ही आरती की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती थी। ये सुनकर पड़ोसी कहने लगे, वाह वाह, क्या कर्म किए हैं इस ललिता देवी ने, जो उसे 36 गुणों वाली 36 बहुएं मिली और सब की सब एक से बढ़कर एक है। ना जाने क्या कर्म किए होंगे उसने। राज रानी की पूरी 36 बहुएं थी। वो सुबह रोज 4 बजे भगवान की पूजा से शुरू होती थी। अरे माँ जी, उठ गई आप? सच में मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में सुबह तड़के 4 बजे की आरती होगी। इसके बाद सभी बहुएं घर के कामकाज में जुट गई। अरे बहुओं, ये तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ से सब्जी ला रही हो? अभी तो कोई ठेले वाला खुला भी नहीं होगा। माँ जी, बाजार जाकर भला कौन ही बासी सब्जियां लाएगा? ये तो हम मोहन भाई से खरीद कर लाई हैं। वो सुबह तड़के जाकर अपने खेत से हरी हरी ताजा सब्जियां तोड़कर लाते हैं ना, फिर मंडी में जाकर बेचते हैं। तो हम सीधा उनके खेत से ही खरीद लाई। देखो तो कैसे एकदम हरी ताजा फ्रेश सब्जियां हैं। कितनी अच्छी हरी भरी सब्जियां, करेले, तोरी, भिंडी और साग लाई हूँ। आपको कल से साग खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। वो ये बात कर ही रही थी कि तभी दूसरी बहू पूजा वहां आ जाती है। माँ जी, आप जल्दी से जाकर अब नहा लीजिए। आपके लिए पानी भी गर्म करके रख दिया है, साथ ही कपड़े भी प्रेस करके रख दिए। हाँ, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर देते हैं हम। सच में तुम सबकी सब कितनी अच्छी हो, एकदम सर्वगुण संपन्न। मेरे तो भाग्य खुल गए जो तुम जैसी बहुएं मिली। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। अब लता देवी नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो लौट कर आती है तो खाने की टेबल पर उसके लिए 36 तरह के पकवान बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, जरा टीवी भी लगा दो, खाना खाते खाते थोड़ा मनोरंजन ही हो जाए। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, बिजली चली गई। रुको, मैं अभी लैंप जलाती हूँ। फिर पूजा लैंप की रोशनी करती है, जिसकी रोशनी में एक बहू गाना गाती है तो कुछ डांस करने लगती है। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी? हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहुएं हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है, देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था। रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए, ऐसी बहू मिल जाए, फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता देवी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण हो। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। माँ, आप जानती है ना, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना संभव है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसीलिए तो आज तक कवारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा और तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर मेरी 36 लड़कियों से शादी करवा दो जिन सब में हर एक गुण हो। चुप कर, 36 गुणों के लिए मैं 36 बहुएं ले आऊं क्या? अरे इतनी बहुएं रखेगा कहाँ? पंडित जी, आप तो कोई एक ही लड़की बताइए। ये देखिए, ये रही 36 गुणों वाली लड़की निहारिका। इस लड़की की कुंडली साक्षात देविक कुंडली है, 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का संजोग इसी के साथ है, खूब जोड़ी जमेगी दोनों की। वाह वाह, ठीक है पंडित जी, तो आप आज ही जाकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए लता जी, आपके मन मुताबिक 36 गुणों वाली बहू ढूंढ कर दी है तो दक्षिणा भी मैं मोटी ही लूंगा।
हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, दिल खोल कर दक्षिणा दूंगी। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी? हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहुएं हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है, देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था। रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए, ऐसी बहू मिल जाए, फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता देवी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण हो। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। माँ, आप जानती है ना आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना संभव है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसीलिए तो आज तक कवारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा और तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर मेरी 36 लड़कियों से शादी करवा दो जिन सब में हर एक गुण हो। चुप कर, 36 गुणों के लिए मैं 36 बहुएं ले आऊं क्या? अरे इतनी बहुएं रखेगा कहाँ? पंडित जी, आप तो कोई एक ही लड़की बताइए। ये देखिए, ये रही 36 गुणों वाली लड़की निहारिका। इस लड़की की कुंडली साक्षात देविक कुंडली है, 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का संजोग इसी के साथ है, खूब जोड़ी जमेगी दोनों की। वाह वाह, ठीक है पंडित जी, तो आप आज ही जाकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए लता जी, आपके मन मुताबिक 36 गुणों वाली बहू ढूंढ कर दी है तो दक्षिणा भी मैं मोटी ही लूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, दिल खोल कर दक्षिणा दूंगी। अब बात आगे बढ़ती है और देखने दिखाने की रस्म के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और निहारिका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास हाथों में थाली लिए उसके स्वागत के लिए खड़ी होती है। तभी वो बोलती है, उफ, कितनी गर्मी हो रही है। अरे यार, कोई एसी चला दो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये कहते ही निहारिका ने सर से घूंघट हटा दिया। ये देखकर पड़ोसन बोली, अरे ये क्या लता बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी बेशरम निकली, जो आते ही अपने सर का घूंघट निकाल कर बैठ गई। इसने तो अपनी मुंह दिखाई यहीं कर दी। अपनी बहू की करनी पर पर्दा डालते हुए लता लड़खड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, तो क्या हुआ? वो सच ही तो कह रही है, कितनी गर्मी है यहाँ। बेचारी बहू का क्या हाल हो रहा होगा। तू भी न सरला, बस राई का पहाड़ बनाना जानती है। चल अब जा यहाँ से। आपने सुना नहीं चुगलखोर आंटी, माँ जी ने क्या कहा? आप जाइए यहाँ से। सरला वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। छोड़ो बहू उसकी बातों को, अब तुम ये कलश गिराकर अंदर आओ। निहारिका उस कलश को इतनी जोर से लात मारती है कि वो कलश सीधा जाकर उसके ससुर के माथे पर लगता है। हे राम, मार डाला रे, मार डाला। सॉरी ससुर जी, वो गलती से लग गया। अच्छा चलो कोई नहीं, अब जाओ, जाकर तुम आराम करो, थक गई होगी। फिर कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है ना। उस वक्त तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह निहारिका कट स्लीव वाली वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है। गुड मॉर्निंग माँ जी, कॉफी है? नहीं नहीं बहू, मैं कॉफी नहीं पीती, चाय ही बना दे मेरे लिए। मैं आपको बनाने के लिए कह रही हूँ। है, लेकिन मैं क्यों बनाऊंगी, वो तो तुम बनाओगी ना, तुम इस घर की बहू हो। लेकिन मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। है, नहीं आता? हे भगवान, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। 36 गुण वाली बहू मांगी थी, इसमें तो एक भी गुण नहीं है। तो जब तुझे चाय बनाना ही नहीं आता तो फिर खाना बनाना तो आता ही नहीं होगा। पहली रसोई में क्या बनाएगी फिर? घंटा? हाँ माँ जी, मुझे सिर्फ पाउड बनाना आता है, सेल्फी खींचते वक्त बनाते हैं ना वो। सत्यानाश, इन आजकल की लड़कियों को ना तो चाय बनाना आता है और ना खाना बनाना, फिर आता ही क्या है पाउड बनाकर और जीभ निकालकर सेल्फी खींचना। बस उस पंडित को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 36 गुणों वाली बहू बताकर निकम्मी बहू पकड़ा गया। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। अब लता अपनी बहू को चाय बनाना सिखाती है। चल अब चीनी पत्ती डाल। कितनी डालूं माँ जी? हे राम, एक काम कर, पूरी बरनी ही उड़ेल दे, पानी उबल गया है। ठीक है माँ जी। निहारिका सच में पूरी बरनी ही उसमें उड़ेल देती है,
हे राम जी, ये बिन पेंदी का उल्टा लोटा मेरे ही पल्ले पड़ना था। बहू तू ये सब छोड़ और बाहर जाकर साफ सफाई का काम कर, खाना मैं बना लूंगी। जो हुकुम माँ जी। अब लता देवी खुद ही खाना बनाने लगती है और निहारिका बाहर साफ सफाई का काम करने लगती है। लेकिन जब लता बाहर आई तो अपनी बहू को झाड़ू लगाता देख माथा पकड़कर बैठ गई। अरे बहू, मैंने तुझे झाड़ू लगाने के लिए कहा था, बैट बॉल खेलने के लिए नहीं। ला दिखा मुझे झाड़ू। देख ऐसे लगाते हैं झाड़ू, ले अब तू भी लगा। जी माँ जी। फिर अगले दिन। हे राम बहू, ये क्या किया, पूरा जग भरकर इस आटे में उड़ेल दिया। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा डाल। इसी तरह वो अपनी बहू को हर काम बारीकी से सिखाती है। ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। एक रोज, अरे रसोई बनाने में देरी हो गई, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तभी निहारिका अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले जाती है। ये सब किसने बनाया बहू? माँ, ये सब आपकी बहू ने अपने हाथों से बनाया। अब तो आप मान गई ना, आपकी बहू अब 36 गुणों वाली बहू बन गई है। ये सुनकर लता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम आंखों से बोलती है, जीती रह बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, जो आपने मुझे हर काम अच्छे से सिखा दिया और अपनी इस बहू को 36 गुणों वाली बहू बना दिया। निहारिका के ससुराल वाले उसके हाथ का बना खाना खाकर बहुत ही खुश होते हैं। अब निहारिका भी 36 गुणों वाली बहू बन जाती है और सबका खूब ख्याल रखती है। Thanks for watching.